मतलब सुन सकते हो, देख सकते हो। ठीक है। आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा। हेलो। स्क्रीन दिख रही है? मैंने स्क्रीन शेयर किया है अभी। अभी दिख रहा है अभी? अब दिख रहा है? स्क्रीन नहीं दिख रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? एक बार आप क्या कीजिए, टीचमेंट ऐप से बाहर जाइए और फिर से लॉगिन कीजिए तो। अभी दिख रहा है? हेलो। अभी ये पीडीएफ दिख रहा है? ये पीडीएफ दिख रहा है ना, जो अभी ओके ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं, कल हम लोग देख चुके थे यहां तक अ डेड ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो तक देखा था हम लोगों ने। आज हमको उसके बाद का देखना है। सो जो ग्रोथ है, कल का हम एक थोड़ा सा बेसिक आपको बता देते हैं कि जो ग्रोथ है उसको हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी लिविंग ऑर्गेनिज्म का नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि एक्सटर्नल ग्रोथ तो आप नॉन लिविंग मैटर में भी आप देख रहे हैं कि वो ऑब्जर्व होता है। ठीक है। तो ग्रोथ हैज टू बी इंटरनल इन ऑर्डर टू बी अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग सिस्टम। ठीक है। अब नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो है रिप्रोडक्शन। तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है, रिप्रोडक्शन इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब इसको समझना है कि कैसे रिप्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, कि क्या ये डिफाइन कर सकता है लिविंग को नॉन लिविंग के अगेंस्ट। So in multicellular organisms, reproduction refers to the production of progeny possessing features more or less similar to those of parents. तो हम लोग क्या समझते हैं कि जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जैसे ह्यूमंस हैं, तो ह्यूमंस में जो रिप्रोडक्शन हो रहा है वो बेसिकली है क्या? जो हमारे प्रोजेनी होते हैं वो पेरेंट्स से ऑलमोस्ट मिलता जुलता है। ठीक है, क्योंकि जेनेटिक मेकअप जो है ऑलमोस्ट सिमिलर है। ठीक है, विद वेरिएशंस।
So invariably and implicitly we refer to sexual reproduction. ठीक है, हम यहाँ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं जहां पे जेनेटिक वेरिएशन जो है वो दिखता है। मतलब पेरेंट से आपका जो प्रोजेनी रहेगा मैचिएबल रहेगा, बट देयर वुड बी स्लाइट वेरिएशन। अब दूसरे तरह का रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल भी है। तो ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मीन्स आल्सो fungi multiply and spread easily due to the millions of asexual spores they produce। तो अभी आप देख रहे होंगे कोरोना वायरस के केस में कितने सारे फंगस का नाम आ रहा है आपको, ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, येलो फंगस। ठीक है, तो कहने का मतलब है इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो किस तरीके से हो रहा है, और जो आपका जो डिस्पर्सल है, एक जगह से दूसरे जगह पे फंगस डिस्पर्स करता है, वो कैसे हो रहा है? स्पोर्ट्स के जरिए हो रहा है। ठीक है, और ये स्पोर्ट्स इक्का दुक्का में प्रोड्यूस नहीं करते हैं, लैक्स मिलियंस, ठीक है, टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्पोर्ट्स ये प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो इन लोअर ऑर्गेनिजम्स लाइक ईस्ट एंड हाइड्रा वी ऑब्जर्व बडिंग। ठीक है, तो अब ये भी एक तरह का आपका फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, जहां पे क्या हो रहा है आपका बड निकल जाता है और फिर वो बड जो है पेरेंट से सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, और पेरेंट से सेपरेट हो जाएगा और फिर वो नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर लेगा। समझ में आई बात? हेलो, अब तक यस और नो लिखिए। हेलो, ओके। तो कहने का मतलब है हम यहां पे बताए आपको सेक्सुअल और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास फंगस का कहानी बताया जा रहा था, तो अभी आप ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, पिंक, येलो, ये बहुत सारे फंगस आपको मिल रहे हैं। ठीक है, कोविड के साइड इफेक्ट्स के कारण। ठीक है, अब यहाँ पे जो इनका डिस्पर्सल है दैट इज बिकॉज ऑफ स्पोर्स, ये भी आप जान रहे हो। ठीक है, दूसरा टर्म जो हमने बताया वो है बडिंग। अब यहाँ बडिंग को समझना आवश्यक है। मान लेते हैं अगर हम यहाँ पे आपका एक पेरेंट बनाते हैं, ये समझ जाइए एक पेरेंट है। अब यहाँ पे क्या होगा, इस पेरेंट में एक छोटा सा बड निकल जाएगा। ठीक है, तो दिस इज बड। ठीक है, ये बड है आपका। ठीक है, अब क्या होगा, बडिंग प्रोसेस में होता है ये बड जो है ये पेरेंट से सेपरेट हो जाता है। ठीक है, ये अपना अलग हो गया। अब ये फिर सॉइल में पड़ेगा और फिर वो नया ऑर्गेनिज्म ग्रो हो जाएगा। सो दिस विल ग्रो इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म। तो दिस इज कॉल्ड बडिंग। ठीक है, अब उसी तरह आपको समझना है इन प्लानेरिया फ्लैटवर्म्स वी ऑब्जर्व ट्रू रीजनरेशन। ठीक है, रीजनरेशन का क्या मतलब होता है कि मान लिया आपका कोई एक बॉडी पार्ट टूट जाता है या फिर वो अलग हो जाता है, जैसे आप छिपकलियों में देख रहे होंगे कि जब आप उसको डराते हो या फिर मारते हो तो वो अपना पूंछ तोड़कर भाग जाती है। ठीक है, तो फिर कुछ समय के बाद क्या होता है, एक डेढ़ महीने के बाद अगर आप उसी छिपकली को वापस देखोगे तो वो देखेंगे कि वो उसने अपना पूंछ को जो है, टेल को है, वो वापस रीजनरेट कर लिया है। तो सच काइंड ऑफ रीजनरेशन प्रोसेसेस आर ऑब्जर्व। लेकिन जो प्लानेरिया है इनमें जो रीजनरेशन की कैपेसिटी जो है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, जैसे हम लोगों के बॉडी में लिवर है, लिवर अ पार्ट ऑफ इट कैन बी रीजनरेटेड। तो रीजनरेशन का मतलब है री प्लस जनरेट। ठीक है, सो फ्रैगमेंटेड ऑर्गेनिज्म रीजनरेट्स द लॉस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड बिकम्स अ न्यू ऑर्गेनिज्म। समझ में आ रही है बात? अब इसी तरह का आपका स्टार फिश अगर आप देखे होंगे, जो एस्टीरियास होती है, पेंटामीरस स्ट्रक्चर आपने उसका देखा होगा, इस टाइप से रहता है बीच का, और 5 आर्म्स आपको यहाँ यहाँ पेंटामीरस स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे। ठीक है, अब होता क्या है, अगर मान लीजिए एक आर्म टूट भी गया इस एस्टीरियास का तो वो उसको रीजनरेट कर लेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है रीजनरेशन जो है एक इंपॉर्टेंट फेनोमिनन है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फेनोमिनन, क्योंकि इससे फायदा क्या होता है ऑर्गेनिज्म को,
वो अपना जो लॉस्ट पार्ट है, चाहे वो किसी एक्सीडेंट में हो या किसी भी कारण से लूज हो जाता है, उसको रीजनरेट कर सकता है। ठीक है। तो द फंजाई, फिलामेंटस algae, प्रोटोनिमा ऑफ mosses ऑल इजिली मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन। अब कहने का मतलब है, एक एक और वर्ड आपके पास यहां आया, फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंट होने का मतलब आप समझ रहे हो कि एक ऑर्गेनिज्म है, उसको आप अलग अलग टुकड़ा में बांट सकते हैं। ठीक है। तो यहां पे भी वैसे ही हो रहा है कि फ्रैगमेंट्स बन रहे हैं और वो फिर फ्रैगमेंट्स आपका नया ऑर्गेनिज्म में तब्दील हो जाता है। तो फंगस, फिलामेंटस algae, मॉसेस के बारे में जब आगे पढ़िएगा तो वहां एक प्रोटोनिमा स्ट्रक्चर्स हैं। ये सब सारे के सारे जो हैं आपका फ्रैगमेंटेशन मेथड से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। So when it comes to unicellular organisms like bacteria or unicellular algae or amoeba, reproduction is synonymous with growth. ठीक है। लेकिन जब हम लोग यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो होता क्या है, वहां पे एक ही सेल है। ठीक है। मल्टी सेल्यूलर में क्या है, थाउजेंड मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, बट बैक्टीरिया, अमीबा, इस टाइप के सेल्स में क्या है, सिर्फ एक ही सेल है जो कि पूरा काम कर रहा है, सारे फंक्शंस कर रहा है। तो अब आपको समझना है कि उसका ग्रोथ हुआ या उसका रिप्रोडक्शन हुआ, दोनों बराबर है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, उस वो रिप्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, या फिर उसमें ग्रोथ हो रहा है, दोनों का मतलब सेम ही है। क्यों? क्योंकि दोनों केस में जो है, जो सेल्स का जो नंबर है वो बढ़ रहा है। ठीक है। क्योंकि एक पेरेंट से वो दो प्रोजेनी में तब्दील हुआ ना, तो अब उसको रिप्रोडक्शन बोलिए या ग्रोथ बोलिए, बात बराबर है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ इन इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ठीक है। तो रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो आपका आंसर होगा यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। समझ में आई बात अभी तक? हेलो, चैट बॉक्स में यस और नो लिख के बोलिए। ओके। तो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है वो सिनोनिमस है। ये सवाल इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जाता है, इसलिए हम इसको यहां पे टिक कर दिए। आप भी अपने किताब में इसको टिक कर सकते हो, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट। वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड ग्रोथ एज इक्विवेलेंट टू इंक्रीज इन सेल नंबर और मास। हम आप ऑलरेडी कल बताए थे कि जो ग्रोथ क्या होता है, या तो सेल का नंबर बढ़ेगा या तो ऑर्गेनिज्म का मास बढ़ेगा, अमाउंट बढ़ेगा। ठीक है। तो यही दो तरीका था हम लोगों को ग्रोथ को डिफाइन करने का। Hence, we notice that in single-celled organisms, we are not very clear about the uses of these two terms, growth and reproduction. लेकिन जब हम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो हमको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में किस तरीके से उसको हम एक्सप्लेन करें, क्योंकि वो सिनोनिमस है यहाँ पे। फर्दर, देर आर मेनी ऑर्गेनिजम्स विच डू नॉट रिप्रोड्यूस। ठीक है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो कि रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, जैसे कि आप खच्चर देख लोगे, म्यूल्स। ठीक है। उसी तरह बी फैमिली में वर्कर्स जो होते हैं, दे आर स्टेराइल। ठीक है। उसके बाद जो ह्यूमन में भी जो इनफर्टाइल कपल्स हैं, ये सब क्या है आपका, ये आपका रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है। ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। म्यूल्स, स्टेराइल वर्कर बीज, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, बट दे एग्जिस्ट, हमारे साथ ही रह रहे हैं, एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। सो वी कैन से दैट रिप्रोडक्शन ऑल्सो कैन नॉट बी एन ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग क्राइटेरिया। ये नहीं हो सकता लिविंग ऑर्गेनिज्म का, क्योंकि ये भी तो जीवित हैं, हमारे साथ रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। ठीक है। आपने बी वर्कर बीज को हमेशा काम करते हुए आप देख सकते हो, छत्ता बनाता रहता है। इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स भी रह रहे हैं, फिर म्यूल्स दे एग्जिस्ट। तो हम तो कह नहीं सकते ना कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। तो इसका मतलब है कि रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी 100% क्राइटेरियन फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है। लेकिन हमको ये भी तैयार रहना पड़ेगा कि जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है वो रेप्लिकेट नहीं कर सकता या रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। देखिए, दोनों शब्द, दोनों जो सेंटेंस है, वो दोनों सेंटेंस में अंतर है। हम पहला जो सेंटेंस में ये कह रहे हैं कि रिप्रोडक्शन
100% डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। क्यों? क्योंकि देयर आर इंस्टेंसेस और एग्जाम्पल्स वेयर ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट, दे आर लाइव, बट दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस। ठीक है, एग्जाम्पल्स आपकी किताब ने दिया है, म्यूल्स, स्टेराइल वर्कर बीज और स्टेराइल ह्यूमन कपल्स। ठीक है, तो मतलब वो जीवित हैं बट दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस। और दूसरा सेंटेंस हमने क्या कहा कि जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, ऐसा कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है जो कि रिप्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो दोनों अलग अलग बातें हैं। ठीक है, तो दोनों बातों से हमारा क्या मतलब कंक्लूजन निकलेगा? हमारा कंक्लूजन यही निकलेगा कि हम रिप्रोडक्शन को भी ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग क्राइटेरिया नहीं मान सकते लिविंग ऑर्गेनिज्म होने का। ठीक है, तो व्हाट इज लाइफ हम डिस्कस कर रहे थे कल। हाँ, तो ये कोई चीज लिविंग है, नॉन लिविंग है, तो रिप्रोडक्शन 100% क्राइटेरिया नहीं हो सकता है। समझ में आई बात? हेलो, यस और नो? अब यहाँ पे एक और चीज बताना था, वो था कि जैसे हम लोगों ने बात किया व्हाट इज लाइफ। ठीक है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं, आपके किताब के ऊपर दिख रहा होगा। तो दिस इज ऑल्सो अ बुक। ठीक है, बहुत छोटी सी किताब है, बट दिस इज हाईली इम्पैक्टफुल बुक विच वॉज रिटन बाय एरविन श्रोडिंजर। ठीक है, एक साइंटिस्ट हुआ करते थे एरविन श्रोडिंजर। ठीक है, ये आप 11th क्लास में जब आप पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा, एरविन श्रोडिंजर, इन्होंने एक किताब लिखी। तो बेसिकली इस किताब में इन्होंने ये डिस्कस किया है कि क्या चीज को हम लिविंग मान सकते हैं, क्या लिविंग नहीं मान सकते हैं, नॉन लिविंग है। और तो और इस किताब का इम्पैक्ट इतना खासा रहा है कि कुछ वैज्ञानिक जो काम करते थे फिजिक्स और केमिस्ट्री में, दे स्टार्टेड डूइंग रिसर्च इन बायोलॉजी। एंड जो डीएनए जो है, डीएनए का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, वो एक्चुअली में इस किताब, समझ जाओ तो एक ये किताब पढ़ के ही उन लोगों ने, वॉटसन और क्रिक ने आइडिया लिया। ठीक है, तो ये जो किताब है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक। और जो साइंस में इंटरेस्टेड हैं स्टूडेंट्स, उनको हम लोग बोलते हैं कि ये किताब इंटरनेट से डाउनलोड कर लीजिए, व्हाट इज लाइफ, और उसको पढ़िए। हार्डली आई थिंक 150 पेजेस का भी ये बुक नहीं है, बट दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग बुक। क्योंकि श्रोडिंजर एक फिजिसिस्ट थे और उन्होंने बायोलॉजी को एक फिजिक्स के एंगल से समझने का प्रयास किया है। ठीक है, और कल मैंने आपको बताया था कि बायोलॉजी इज एट द टॉप, बट व्हेन यू ट्राई टू अंडरस्टैंड बायोलॉजी इन डिटेल्स, देन जैसे जैसे आप गहराइयों में नीचे उतरिएगा तो आपको पहले केमिस्ट्री समझना पड़ेगा, उसके बाद लास्ट में आपको पार्टिकल्स के रूप में आपको फिजिक्स समझना पड़ेगा। तो विदाउट अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिक्स यू कैन नॉट अंडरस्टैंड बायोलॉजी। तो ये किताब जो है अरविंद श्रोडिंजर की, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करने का है वो है मेटाबॉलिज्म। तो आप ये जूनियर क्लासेस में आप पढ़े होंगे कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। ठीक है, तो टीचर्स लोग पढ़ाया होगा आपको कैटाबॉलिज्म, मतलब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को जब हम तोड़ते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बंटता है और फिर सेल्स उसको यूटिलाइज करते हैं एज एंड व्हेन टाइम रिक्वायर्ड, तो उसको हम लोग कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। फिर छोटे मॉलिक्यूल्स सिंथेसाइज होके बड़े कंपाउंड्स आपको बनाएंगे एंड दे आर फर्दर यूटिलाइज्ड। तो सिंथेसिस में जो इस्तेमाल हो रहा है उसको हम लोग एनाबॉलिज्म बोलेंगे। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ केमिकल्स। और कल मैंने आपको बताया था कि टिपिकली a cell will consist around 5000 chemicals। ठीक है, so these chemicals may be small or big, belonging to various classes, size, functions, etc। तो ये बाद में आपको, बाद के चैप्टर्स में आपको बताया जाएगा कि ये जो केमिकल्स हैं ये किस तरह का क्राइटेरिया में आप इनको किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, कौन प्रोटीन होगा, कौन कार्बोहाइड्रेट होगा, कौन फैट होगा। ठीक है, कौन विटामिन है, कौन मिनरल्स है, कौन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है, इस टाइप से आप उसको डिवाइड कर सकते हैं केमिकल्स को। ठीक है, और उनके फंक्शंस के आधार पे भी आप उसको डिसाइड कर सकते हो कि हार्मोन्स कौन है, एंजाइम्स कैसे हैं। ठीक है,
सो दे आर कॉन्स्टेंटली बीइंग मेड एंड चेंज्ड इनटू सम अदर बायोमोलिक्यूल्स। तो ये जो सारे चीज जो अभी मैंने एग्जांपल्स दिए हैं, ये बेसिकली है क्या आपका बायोमोलिक्यूल्स, बिकॉज बायो प्लस मॉलिक्यूल्स मतलब बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। So molecules which are of utmost importance for life, they will be referred to as biomolecules. So they can be micro biomolecules, macro biomolecules on the basis of size. जो जितना बड़ा रहेगा, ज्यादा बड़ा है तो उसको मैक्रो बोल देंगे, छोटा है तो उसको माइक्रो बोल देंगे, ठीक है। तो दीज कन्वर्जन्स आर केमिकल रिएक्शंस और मेटाबॉलिक रिएक्शंस। अब आपको हम पहले ही बताएं कि बड़ी चीज, बड़ा जो मॉलिक्यूल हो छोटे टुकड़ों में बट रहा है, तो अगेन कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तभी जाके वो छोटा टुकड़ा में बटेगा, ठीक है। और छोटे टुकड़े हैं वो बड़ा टुकड़ा बनाएंगे, तो सिंथेसिस होती है। सो देर इज डिग्रेडेशन एंड सिंथेसिस। सो दीज आर ऑल बेसिकली केमिकल रिएक्शंस, जिसको हम लोग मेटाबॉलिक रिएक्शंस बोलते हैं। तो जब सिंथेसिस होता है तो उसको हम लोग एनाबॉलिज्म बोलते हैं, और कन्वर्सली जब डिग्रेडेशन होता है तो हम लोग उसको कैटाबोलिज्म बोलते हैं। सो देयर आर थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस ऑकरिंग साइमल्टेनियसली इनसाइड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब हम बोलेंगे कि एक साथ एक ही काम हो रहा है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। साइमल्टेनियसली हमारे बॉडी में या सेल को भी अगर हम स्टडी करें तो हजारों रिएक्शंस हो रहे हैं, ठीक है। अब चाहे वो सेल यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म का हो, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म का हो, कल हमने आपको पहले ही बताया था कि सेल जो है वो फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ है। तो अ सिंगल सेल इज केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑल द फंक्शंस दैट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। और मल्टी सेल्यूलर में दे आर मिलियंस ऑफ सेल्स, ऑलमोस्ट 10 to the power 9 to 10 to the power 11 सेल्स। तो बेसिकली एक सेल जो फंक्शन कर रहा है, समझ जाइए कि सारे सेल कमोबेश उस हिसाब से उतना ही फंक्शन कर रहे होंगे। तो ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स, फंजाई, माइक्रोब्स, दे एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म आप लो, चाहे प्लांट लो, एनिमल लो, फंगस लो, माइक्रोबियल पैथोजेंस लो, कुछ भी लो, वायरस, कुछ भी ले सकते हो आप। मैंने यहाँ पे वायरस इसलिए कहा, जब वो होस्ट में है तो लिविंग है, होस्ट के बाहर है तो नॉन लिविंग है। बट उसको हम लोग समझ सकते हैं कि इट इज एट द बाउंड्री ऑफ लिविंग लाइफ एंड नॉन लाइफ, ठीक है। तो कहने का मतलब है जब वो होस्ट के अंदर है तब वो भी तो मेटाबॉलिज्म शो कर रहा है ना, वो अपनी कॉपी बना ही रहा है, रेप्लिकेट करता ही है। हाँ, 1-2 दिन में ही इन्फेक्शन का लेवल इतना हो जाता है वायरल लोड की आदमी सांस नहीं ले पाता है। सो कहने का मतलब है मेटाबॉलिज्म एक इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि सारा ऑर्गेनिजम्स शो कर रहा है। सो द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस ऑकरिंग इन आवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म। तो कहने का मतलब है जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं हमारे बॉडी में, उसको हम लोग मेटाबॉलिज्म कहेंगे। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। ये 1 मार्क का क्वेश्चन आपसे आता है, स्कूल में पूछते हैं व्हाट इज मेटाबॉलिज्म, या प्रैक्टिकल एग्जाम में पूछेगा आपको कि चलो बताओ मेटाबॉलिज्म क्या है, तो आपको यही बोलना है सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस। तो मैथमेटिकली हम इसको सिंपल बोलेंगे, मेटाबॉलिज्म इज सिग्मा केमिकल रिएक्शन, ठीक है, सम ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं सेल में, मान लेते हैं इसको हम लोग केमिकल रिएक्शंस लिखें, और यहाँ आई इज इक्वल टू 1 से लेके n लिख दिया, ठीक है। और कहने का मतलब है अगर ये यूनिसेल्युलर रहता तो सिर्फ एक सेल में होता, बट यहाँ n हमने काउंट कर दिया, मतलब n नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है। तो सारे सेल्स में हम उसको काउंट कर लिए। तो दिस इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म समझ में आया आपको? डिड यू अंडरस्टैंड मेटाबॉलिज्म, यस और नो? हेलो। कैटाबोलिज्म का मतलब समझ में आया? कैटाबोलिज्म का मतलब है डिग्रेडेशन, मतलब बड़ा मॉलिक्यूल जो है मैक्रो मॉलिक्यूल वो छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है छोटे टुकड़े सिंथेसाइज करके बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। तो नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट्स मेटाबॉलिज्म। अब आपको हमारा जो ये डिस्कशन है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, हमको डिफाइन करना है क्या लिविंग में हो रहा है, क्या नॉन लिविंग में नहीं हो रहा है। तो जो मेटाबॉलिज्म है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में तो हो रहा है, दिख रहा है हमको, लेकिन क्या कोई ऐसा नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है जो मेटाबॉलिज्म शो कर सकता है? तो नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट्स मेटाबॉलिज्म। So metabolic reactions can be demonstrated outside the cell in cell-free systems. Now this is very important.
मतलब किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन हम सेल फ्री सिस्टम्स में, शरीर के बाहर, हम लेबोरेटरी कंडीशंस में हम मेटाबॉलिक रिएक्शंस को डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं। तो साइंटिस्ट लोग करता है ना। हाँ, साइंटिस्ट लोग आर्टिफिशियल माइटोकॉन्ड्रिया, आर्टिफिशियल पैनक्रियाज, आर्टिफिशियल लिवर इस टाइप से बना रहे हैं, ऑर्गन्स बना रहे हैं। तो उन लोगों ने जो है लेबोरेटरी में डिमॉन्स्ट्रेट किया है, वन, मतलब एक रिएक्शन या फिर मल्टीपल रिएक्शन जो कि एक ऑर्गन कर रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब है आउटसाइड द बॉडी, मतलब हमारा जो एग्जिस्टेंस है उसके बाहर अगर हम लेबोरेटरी मॉडल में अगर रिएक्शंस को दिखा सके, ठीक है, तो हम मेटाबॉलिज्म को हम इजिली दिखा सकते हैं। ठीक है, so an isolated metabolic reactions outside the body of an organism performed in a test tube is neither living nor non-living। अब सवाल ये उठता है कि एक वैज्ञानिक अपने लेबोरेटरी में मेटाबॉलिक रिएक्शंस कर रहा है, ठीक है, वो दिखा रहा है कि एनर्जी कैसे बन रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में, किस तरीके से सिंथेसिस हो रही है, किस तरीके से डिग्रेडेशन हो रहा है, तब वो टेस्ट ट्यूब में वो परफॉर्म करके देख रहा है। तो उसको आप क्या बोलिएगा, लिविंग है कि नॉन लिविंग फीचर है? तो जो टेस्ट ट्यूब में रिएक्शंस हो रहे हैं उसको तो हम ना ही लिविंग बोलेंगे ना ही नॉन लिविंग बोलेंगे। समझ में आ रही है बात? तो यहां पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो जा रहा है कि क्या कहेंगे आप इसको, मेटाबॉलिज्म को, क्या ये ऑल डिफाइनिंग फीचर है या नहीं है? So while metabolism is a defining feature of all living organisms without exception इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि किसी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में मेटाबॉलिज्म नहीं पाया गया है। ठीक है, isolated metabolic reactions in vitro are not living things but purely living reactions। लेकिन एक यहाँ पे क्लॉज ऐड किया गया कि भैया ठीक है, चलो मान लिया मैंने मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, लेकिन जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस एक साइंटिस्ट लैब में स्टडी करता है वो लिविंग रिएक्शंस हैं, बट लिविंग थिंग नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आपसे एग्जाम में पूछता है, तो मैं इसको भी गोल कर दिया और डबल टिक मार दिया। दिस इज इंपॉर्टेंट, सो यू शुड ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस कि जो आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस एक साइंटिस्ट लैब में अपना कर रहा है, इन विट्रो मतलब इन लैब, ठीक है, इन विट्रो का मतलब होता है इन लैब, तो वो जो लैब में कर रहा है एक्सपेरिमेंट वो लिविंग रिएक्शंस है, क्योंकि वो सिमुलेटेड रिएक्शंस हैं जो बॉडी में हो रहा है। मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी एटीपी प्रोड्यूस कर रहा है, तो आप लैब में भी एटीपी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, तो वो लिविंग रिएक्शंस तो है। सेम रिएक्शन जो बॉडी में हो रहा है वही लैब में भी हो रहा है, लेकिन हम उस रिएक्शंस को लिविंग थिंग नहीं कह सकते। ठीक है, hence cellular organization of the body is defining feature of life forms। तो यहां पे एक बहुत ही टेक्निकल टर्म आपका आया है, वो है कि सेल्यूलर जो ऑर्गेनाइजेशन है बॉडी का वो एक डिफाइनिंग फीचर है। जैसे कि आपको कल मैंने बताया था ऑर्गेनाइजेशन कि आपका एटम्स है, एटम से फिर पार्टिकल्स, पहले पार्टिकल्स बताए थे, उसके बाद आपको सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फिर एटम्स, फिर उससे बड़ा मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स, फिर सेल्स, सेल से ऊपर फिर आपका टिश्यूज, फिर टिश्यू सिस्टम। ठीक है, ये आपको कल बताए थे एंड सो ऑन। तो जो सेल है, जो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है, वो सेल जो फीचर है वो सिर्फ लिविंग फॉर्म में ही मिलेगा। एक नॉन लिविंग एंटिटी जो है, इनएनिमेट मैटर जो है, उसमें सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं दिखेगा। मतलब देयर इज नथिंग कॉल्ड सेल इनसाइड अ नॉन लिविंग मैटर। समझ में आई बात कि नहीं आई? यस और नो? तो जो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब द कॉन्सेप्ट ऑफ लिविंग सेल, इट इज फाउंड ओनली इन द लिविंग बॉडी। तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही हम डिफाइन कर सकते हैं सेल को। एक नॉन लिविंग के पास सेल टाइप का कोई चीज नहीं हो सकता। समझ में आई बात?
Yes or no, please write in the chat box. हेलो, 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 सुनाई दे रहा है? ओके, तो अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ. Perhaps the most obvious and technically complicated feature of all living organisms is this ability to sense their surroundings or environment and respond to the environmental stimulus, which could be physical, chemical or biological. तो कल मैंने आपको बताया था कि एक जो फीचर हो सकता है कि हम अपने इन्वायरमेंट को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं. मतलब जो भी स्टिमुलस मिल रहा है हमको इन्वायरमेंट से, उसको परसीव कर सकते हैं, प्लस उसको रेस्पॉन्ड भी कर सकते हैं. ठीक है. मान लीजिए अगर किसी ने मुझे कांटा चुभोया, तो कांटा जैसे कोई मान लीजिए चुभेगा तो हम क्या अपना हाथ हटा लेंगे वहां. ठीक है. तो वो रेस्पॉन्स जो है वो दिखता है, मतलब एनवायरमेंटल स्टिमुलस के अगेंस्ट. अब ये फिजिकल हो सकता है, जैसे मैंने अभी बताया कांटा चुभ गया तो आप हटा लिए उसको. केमिकल हो सकता है, ठीक है, बॉडी के अंदर मान लीजिए अगर उस कांटे में कुछ किसी तरह का केमिकल होगा, तो दैट विल बी अगेन डिफरेंट सॉर्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन सेटअप होंगे और बॉडी उस तरीके से ये होगा, तो वहां पे आपका देखे होंगे कि इन्फ्लामेशन सेटअप हो जाता है और वो जो शरीर का हिस्सा होता है वो रेड कलर का हो जाता है. ठीक है. तो मतलब वो रेस्पॉन्स है एक तरह का. प्लस बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स है. अब शरीर के अंदर में क्या बायोलॉजिकल रिएक्शंस वहां सेटअप हो रहे हैं वो आप देख सकते हो सकता है वहां का स्किन डेड हो जाए 2-3 दिन के बाद. ठीक है. या तो फिर खून निकले. कुछ भी हो सकता है. कहने का मतलब है जो भी इन्वायरमेंटल स्टिमुलस है और जो रेस्पॉन्स हम देते हैं वो तीनों तरीके का हो सकता है. फिजिकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है, बायोलॉजिकल भी हो सकता है. तो वी सेंस अवर इन्वायरमेंट थ्रू अवर सेंस ऑर्गन्स. हमारे पास सेंस ऑर्गन है. हम आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, मुंह से बोलते हैं. ठीक है. हाँ. स्किन विल रेस्पॉन्स टू टच. तो कहने का मतलब है ये जो सेंस ऑर्गन्स है हमारे पास, एक तरह का काफी अच्छा बायो सेंसर सिस्टम है हमारे पास, जो कि एनवायरमेंटल स्टिमुलस को कैच करता है. ठीक है. प्लस अंडरस्टैंड भी करता है. ठीक है. क्योंकि ये मैकेनिज्म सारा का सारा न्यूरॉन्स के जरिए है. मतलब आप ब्रेन परसीव करेगा जो भी चीजें होंगी. So plants respond to external factors like light, water, temperature, other organisms, pollutants, etc. अब कहने का मतलब जब हम लोग प्लांट्स की बात कर रहे हैं, तो प्लांट तो हम तो एक जगह से दूसरे जगह, अगर मान लीजिए गर्मी हुआ तो हम यहाँ से वहां चल जाएंगे. हाँ. शिमला भाग जाएंगे. ठीक है. बट प्लांट्स तो एक ही जगह है, उसको पूरी जिंदगी एक ही जगह पे काटनी है. तो उसको सारे जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उसका रेस्पॉन्ड एक ही जगह पे खड़े होकर देना है. चाहे पानी पड़े, वाटर, या टेम्परेचर ज्यादा हो जाए, या तो फिर लाइट की इंटेंसिटी बढ़ जाए, घट जाए, कुछ भी हो, या तो फिर उस जगह पे पॉल्यूटेंट्स का मात्रा बढ़ जाए, उसको सब चीज झेलना एक ही जगह से. और वो रेस्पॉन्स देता है अकॉर्डिंगली. ठीक है. जो प्लांट बायोलॉजिस्ट हैं वो देखते हैं. ठीक है. तो ये आप जेसी बोस का नाम सुने होंगे, जगदीश चंद्र बोस. तो ये एक पायोनियर साइंटिस्ट थे इंडिया के अराउंड लेट 1890s में, जिन्होंने प्लांट फिजियोलॉजी और फिजिक्स पे बेसिकली काम करते थे. तो प्लांट फिजियोलॉजी इज बेसिकली क्वांटम बायोलॉजी हम लोग उसको बोलते हैं. ठीक है. इट्स पार्ट ऑफ क्वांटम फिजिक्स ही है, लेकिन बायोलॉजिकल टर्म में. तो इन्होंने बताया था कि किस तरीके से प्लांट अंडरस्टैंड करता है उसका रिक्वायरमेंट क्या है, लाइट का रिक्वायरमेंट कितना होना चाहिए, वाटर का कितना होना चाहिए, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, और अप्रोप्रिएट उतना ही सिग्नल वो इन्वायरमेंट को भेजेगा कि मेरे को इतना ही चाहिए, इससे ज्यादा हम नहीं ले सकते. ठीक है. और ज्यादा होने पे वो अपना एक प्रॉपर जो रेस्पॉन्स है वो शो करेगा. ठीक है. तो ही वॉज द साइंटिस्ट हु वर्कड इन द फील्ड ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी. तो ये बाद में जब प्लांट फिजियोलॉजी पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा. All organisms from the prokaryotes to the most complex eukaryotes can sense and respond to environmental cues. अब कहने का मतलब वही चीज बता रहा है कि चाहे आप यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स ले या मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स ले, या तो बहुत सिंपल प्रोकैरियोटिक ले जैसे बैक्टीरिया हो गया, या तो फिर हमारे जैसे कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स ले, सब में ये क्षमता है टू रेस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंटल क्यूज. तो हम लोग जब बैक्टीरिया की बातें करते हैं तो बैक्टीरिया में एक तरह का फीचर है. बैक्टीरिया कैसे समझता है? सो देयर इज अ टर्म कॉल्ड कोरम सेंसिंग. ठीक है.
मतलब हम उतने इन डेप्थ चीजों को समझ नहीं पाते, इन्वायरमेंट से जो चीजें हैं उसको हम लोग नहीं पकड़ पाएंगे। बट दीज लिटिल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स या ऑर्गेनिजम्स जिनको हम बोलेंगे, दे हैव डेवलप्ड एन इनेट मैकेनिज्म टू अंडरस्टैंड देयर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वेरी वेल। ठीक है। तो कुछ भी हल्का सा भी झटका अगर उनको पता चलता है तो वो इजिली उसको सेंस कर सकते हैं। ठीक है। को इसको हम लोग कोरम सेंसिंग बोलते हैं। ठीक है। सो दीज माइक्रो बायोलॉजिकल पैथोजेंस, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरसेस हो, एल्गी हो, फंगस हो, so they are well adapted to this particular phenomenon of quorum sensing। ठीक है। मतलब वो सेंस करने की जो क्षमता है एनवायरनमेंट का, वो हमसे कई गुना ज्यादा है, एक तरह से मान के चलिए। नाउ देयर इज अनदर टर्म, फोटो पीरियोडिज्म। अब ये है मतलब कितना लाइट चाहिए, कितने पीरियड के लिए चाहिए। ठीक है। सो दिस फोटो पीरियड मतलब लाइट की आवश्यकता कितने समय है, 4 घंटा चाहिए दिन में, 10 घंटा चाहिए। सो दिस विल अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स। सीजनल ब्रीडर का मतलब है जैसे कि डॉग्स होते हैं, दे डू नॉट ब्रीड ऑल द, मतलब 12 महीने वो ब्रीडिंग का सीजन नहीं होता उनका, जैसे ठंड के समय में ब्रीडिंग टाइम आता है, तो वो सीजनल ब्रीडर है। तो वहां पे क्या है बेसिकली आपका, वो ठंड के समय में जो लाइट का जो ड्यूरेशन है वो घट बढ़ सकता है। उनको कितना चाहिए, 8 घंटा चाहिए, 6 घंटा चाहिए, उस हिसाब से रिप्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है वो डिसाइड होती है। ठीक है। तो बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, अब ये प्लांट्स की भी बातें हम कर रहे हैं, एनिमल्स की भी बात कर रहे हैं, तो आप प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़िएगा फोटो पीरियोडिज्म की। एक थ्रेशोल्ड लेवल ऑफ लाइट रहता है ड्यूरेशन का, जिसके ऊपर चाहिए लाइट कुछ प्लांट्स को, कुछ को फर्क नहीं पड़ता कि उनको कितना लाइट मिल रहा है, और कुछ को ज्यादा डार्क पीरियड चाहिए। तो कहने का मतलब है फोटो पीरियोडिज्म इज अगेन एनवायरमेंटल क्यू, क्योंकि लाइट से संबंध रखता है। तो ऑल ऑर्गेनिजम्स हैंडल केमिकल्स एंटरिंग देयर बॉडीज। ठीक है। अब मान लीजिए कोई भी, जैसे मान लिया आपने ये जो केचुआ चलता है अर्थवर्म, उसके ऊपर अगर आप थोड़ा सा नमक डाल दीजिएगा, देखियो कैसे रिएक्ट करता है। तो आप स्टडी कर सकते हो कि ऑर्गेनिजम्स कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, या गर्म पानी आपके हाथों में गिर गया आप कैसे रिएक्ट करेंगे, या फिर कोई केमिकल्स आपने गलती से खा लिया तो क्या होगा, या आंख की दवाई अपने कान में डाल ली, कान की दवाई आंख में डाल ली तो कैसे है। मतलब कहने का मतलब है बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जो आप समझ सकते हो कि ऑर्गेनिजम्स कैसे केमिकल्स को हैंडल करेंगे। ठीक है। तो अंदर में बॉडी के अंदर में किस तरह के रिएक्शन सेट होंगे, ऑर्गेनिज्म किस तरीके से परसीव कर सकता है। तो कहने का मतलब है एक बेसिक जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने सराउंडिंग के बारे में अवेयर है। तो ये एक टर्म है जिसको समझना है, अवेयरनेस। ठीक है। मतलब वी ऑल आर अवेयर ऑफ आवर सराउंडिंग्स, कि हमारे पास क्या हो रहा है और हमारे साथ क्या हो रहा है, दो चीज, हमारे पास क्या हो रहा है और हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग इज द ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, हैज सेल्फ कॉन्शियसनेस। ठीक है। अब यहाँ पे कॉन्शियसनेस की बात आई। कॉन्शियसनेस का मतलब है कि जिसको हम लोग अ, अ, एक तरह से समझ जाइए कि हिंदी वर्ड इसका हम लोग बोलते हैं आत्मा। ठीक है। अगर इस कॉन्शियसनेस को हटा देंगे तो इट विल बी अ डेड। ठीक है। जैसे एक डेड बॉडी है तो उसमें कॉन्शियसनेस नहीं है, क्योंकि वो मरा मरा पड़ा हुआ है। तो मतलब उस हिंदी टर्म उसका आप मान सकते हो आत्मा बोलेंगे उसको हम लोग। ठीक है। कहने का मतलब है कि अवेयरनेस जो है उस तरह का अल्ट्रा लेवल ऑफ हाई अवेयरनेस इन्वायरमेंट और अपने प्रति, वो अगर है तो आप बोलेंगे कि यू आर कॉन्शियस, सेल्फ अवेयर। ठीक है। सो कॉन्शियसनेस बिकम्स द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आपसे एग्जाम में पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो कॉन्शियसनेस मतलब ऑर्गेनिजम्स खुद को समझ सकते हैं, सेल्फ अवेयर है, प्लस दे आर ऑल्सो अवेयर ऑफ द सराउंडिंग्स। ठीक है। मतलब अपने साथ क्या घटित हो रहा है वो भी उसको समझ में आना चाहिए, और अपने पास क्या घटित हो रहा है वो भी उसको समझ में आना चाहिए। अगर ये दोनों चीजें वो समझ सकता है तो हम बोलेंगे कि वो कॉन्शियस है। अदरवाइज कॉन्शियस नहीं है। जैसे मान लीजिए कभी बेहोश हो गया कोई आदमी, तो वो अनकॉन्शियस हो गया, तो उसको पता नहीं चलता है कि सामने क्या हो रहा है।
उसको ये पता चलता है कि हम बेहोश हो रहे हैं। ठीक है। तो कहने का मतलब है ये कॉन्शियसनेस एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी लाइफ का। So when it comes to human beings, it is all the more difficult to define the living state. क्यों? क्योंकि आपने सुना होगा कि patients they are lying in coma in hospitals, virtually supported by machines which replace heart and lungs. तो वेंटिलेटर पे महीनों महीनों आपके पेशेंट्स हॉस्पिटल्स में मृत प्राय मतलब ऑलमोस्ट डेड हैं। लेकिन आप उसको क्या बोलेंगे, ये जो कॉमिक पेशेंट्स हैं, क्या वो जिंदा हैं कि मरे हुए हैं? अब वो परसीव नहीं कर पा रहे, उनके पास वो चीज नहीं है जो चीज होना चाहिए। ठीक है। ठीक है। सो द पेशेंट इज ब्रेन डेड, द पेशेंट हैज नो सेल्फ कॉन्शियसनेस, उसको कुछ पता नहीं चल रहा है वो कहाँ है कैसे है। तो कहने का मतलब है क्या आप ऐसे कोमा वाले पेशेंट को आप लिविंग बोलेंगे कि नॉन लिविंग बोलेंगे? ठीक है। आर सच पेशेंट्स हु नेवर कम बैक टू नॉर्मल लाइफ लिविंग और नॉन लिविंग? तो यही सवाल यहाँ पे पूछा गया है और ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल भी है। हाँ। तो मुन्ना भाई एमबीबीएस में यही चीज वो सब्जेक्ट्स को लेके वो डॉक्टर समझा रहा होता है। आप देखे होंगे फिल्म तो सब्जेक्ट सब्जेक्ट बार बार वो कह रहा था क्योंकि वो कोमा में था। या उसको 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 समझ में नहीं आ रहा था उस पेशेंट को कि उसके साथ क्या हो रहा है, उसको जिधर घुमा दे रहा है उधर घूम जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि उसको हम लिविंग बोलेंगे कि नॉन लिविंग बोलेंगे? तो ये ठीक उसी तरह है जैसे एक नॉन लिविंग मैटर होता है। मतलब आप खुद से डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपके साथ क्या हो रहा है और आपके पास क्या हो रहा है। तो इसलिए कॉन्शियसनेस जो है एक डिफाइनिंग फीचर है। तो जब हम कोमा वाले पेशेंट्स की बात करेंगे तो वर्चुअली वो नॉन लिविंग हो जाएंगे इस कंडीशन में, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। क्योंकि उनमें अपना कॉन्शियसनेस तो होता नहीं। जब कॉन्शियस ही नहीं है तो वो नहीं बता पाएंगे कि उनके साथ आप क्या कर रहे हो या उनके पास कौन खड़ा है, कौन सो रहा है, कौन बातें कर रहा है, उनको कुछ भी पता नहीं होता। तब ये बताइए कि आपको कॉन्शियसनेस समझ आया कि नहीं? हेलो। यस और नो, प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स। हेलो। ओके। नेक्स्ट। अब आपको समझना है, इन हायर क्लासेस यू विल कम टू नो दैट ऑल लिविंग फिनोमिना आर ड्यू टू अंडरलाइंग इंटरैक्शंस। ठीक है। अब कल मैंने आपको एक बात बताया था, इंटरैक्शंस एंड इमर्जेंस। ठीक है। तो जो भी चीजें हो रही हैं वो इंटरैक्शंस के कारण हो रही है। ठीक है। आप इंटरैक्ट करते हो। So properties of tissues are not present in the constituent cells but arise as a result of interaction among the constituent cells। तो हमने आपको कल कहा था, क्या बताया था आपको, कि ये मान लिया सेल्स हैं। ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूं आपको सेल्स। अब ये सेल्स जो है आपस में इंटरैक्ट करेंगे। ठीक है। these cells will interact and a new property will emerge in the formation of tissue। तब वो टिश्यू बनेगा। ठीक है। समझ में आई बात? So there is both interaction among these cellular constituents, मतलब ये आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं और फिर उनमें एक नई प्रॉपर्टी इमर्ज कर रही है जो कि पहले सेल्स में नहीं थी। ठीक है। सो देयर आर टू टर्म्स हियर, वन इंटरैक्शन, इंटरैक्शन, इंटरैक्ट एंड देन इमर्जेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है। तो ये जो सेल्स है आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं और फिर वो टिश्यूज बन रहे हैं। ठीक है। एक हायर लेवल ऑफ हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन में आप जाइएगा तो सेल्स, और फिर उसके बाद टिश्यूज, फिर टिश्यूज के आप नीचे आइएगा तो आप
टिश्यू सिस्टम, और उसके बाद एंड सो ऑन। ठीक है, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम, देन ऑर्गेनिज्म। तो कहने का मतलब है जब लोअर लेवल का जो हायरार्की में जो भी सिस्टम है जैसे सेल्स है, तो वो आपस में इंटरेक्ट करेंगे और फिर वो एक नई प्रॉपर्टी को इमर्ज करेंगे। तो इमर्जेंस ऑफ अ न्यू प्रॉपर्टी विल ऑकर, जिसको हम लोग टिश्यूज में पाएंगे। फिर टिश्यूज के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स वो आपस में इंटरेक्ट करेंगे, फिर दे विल इमर्ज इन द फॉर्म ऑफ टिश्यू सिस्टम। फिर टिश्यू सिस्टम्स आप में इंटरेक्ट करेंगे और फिर वो इट विल इमर्ज इनटू अ प्रॉपर्टी फॉर ऑर्गन्स, फिर ऑर्गन सिस्टम एंड सो ऑन। तो प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यूज आर नॉट प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो टिश्यूज है इनकी प्रॉपर्टी और सेल्स की प्रॉपर्टी अलग अलग है, लेकिन जो टिश्यूज की प्रॉपर्टी है वो किसके कारण हो रही है? बिकॉज सेल्स आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो देर आर टू टर्म्स हियर, इंटरैक्शंस एंड इमर्जेंस, जो आपको समझना है। So similarly, properties of cellular organelles are not present in the molecular constituent of the organelle, but arise as a result of interaction among the molecular components comprising the organelle. अब मान लीजिए कोई ऑर्गन सिस्टम बना, तो ऑर्गन सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। ठीक है, अब ये बहुत सारे ऑर्गन्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं और फिर जो इमर्जेंट प्रॉपर्टी है वो आपको ऑर्गन सिस्टम में दिखता है। So these interactions result in emergent properties at higher level of organization। ठीक है, तो यही चीज आपको यहाँ पे समझना है। ठीक है, तो जो लोअर लेवल पे जो आपके एंटिटीज हैं वो इंटरैक्ट करेंगे एंड सब्सिक्वेंटली इमर्जेंट प्रॉपर्टीज विल बी ऑब्जर्व्ड इन हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यही चीज यहाँ पे आपको समझना है इंटरैक्शन और इमर्जेंस में। So this phenomenon is true in the hierarchy of organizational complexity of all levels। वही मैं बता रहा था आपको, all levels की बात, जैसे यहाँ सेल्स और टिश्यूज का इन लोगों ने समझाया है, हाँ, मॉलिक्यूल्स और ऑर्गेनल्स के रूप में समझाया है। बट आप चाहे टिश्यूज टिश्यू सिस्टम समझिए, ऑर्गन्स ऑर्गन सिस्टम समझिए, या ऑर्गेनिज्म समझिए, या उससे भी ऊपर इकोलॉजिकल लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी में जब हम बढ़ेंगे तो इंडिविजुअल्स विल गिव राइज टू पॉपुलेशन, पॉपुलेशन विल गिव राइज टू community, community will give rise to ecosystem, ecosystem will give rise to biome, biome, और फिर आपका टोटल प्लैनेट। तो कहने का मतलब है जो लोअर लेवल के ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो आपस में इंटरैक्ट करते हैं और फिर जो प्रॉपर्टीज इमर्ज करती है वो आपको सब्सिक्वेंटली हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में दिखेगी। So therefore we can say that living organisms are self-replicating। ठीक है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग मतलब खुद रेप्लिकेट कर सकते हैं, जैसे डीएनए हो गया, इवॉल्व कर सकते हैं, वो रेगुलेट भी होते हैं आपस में क्योंकि वो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, एंड दे कैन रेस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलस। ये सब सारी चीजें यहाँ हो रही है, समझ में आई बात? हाँ,